हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू राठौर एजुकेशन पॉइंट। गुड मॉर्निंग जी, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं डेली डोज का भूचाल सीरीज का 8वां सीरीज होने वाला है। अगर आपने पिछले सीरीज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप सभी सीरीज को एक बार जरूर देख ले। चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी इंक्वायरी है आप लोगों का कि नया बैच कब आएगा सर, तो पारा मेडिकल का नया बैच 18 दिसंबर के बाद आने वाला है। 18 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा। जिनको भी एडमिशन लेना रहेगा पेड कोर्स में ले सकते हैं। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। पल्लव, चोल, वाकाटक, राष्ट्रकूट। बताइए। तो सही जवाब हो जाएंगे चोल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूचाल सीरीज में वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो पिछले कई वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये सभी प्रश्न आपको पूछे हुए प्रश्न है प्रीवियस ईयर्स में। चलिए, कला की गंधारी शैली की उत्पत्ति हुई थी। कला की गंधारी शैली की उत्पत्ति हुई थी। बताइए। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में, अशोक के राजकाल में, पुष्यमित्र शुंग के राजकाल में, कनिष्क के राज्यकाल में। चलिए, तो मैंने आपको बताया था, पेड कोर्स में पढ़ाया था, तो कनिष्क के राज्यकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। बताइए। काफी इंपॉर्टेंट, ये वल्लभी कहाँ पे स्थित था बताइए। तो ये आपका स्थित था बाबू गुजरात राज्य में। याद रखिएगा, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था गुजरात राज्य में। चलिए नेक्स्ट है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को जानते कौन ले गया था। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन जो खिलजी था वो अपने दिल्ली से दौलताबाद ले गया था अपनी राजधानी को। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लीजिए। और जो पेड कोर्स के स्टूडेंट है उनको नोट नहीं करना, उनको तो पीडीएफ में ली जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर स्थित है सरयू नदी पर, सरयू नदी पर, यमुना नदी पर, गंगा नदी पर, गोमती नदी पर। बताइए। कानपुर स्थित है, कानपुर कहाँ स्थित है बाबू। तो कानपुर आपका स्थित कहाँ पे है, गंगा नदी पर। याद रखिएगा, गंगा नदी पर। चलिए, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, नाबार्ड भी है। आपको मैंने ये सब पढ़ा रखा है पेड कोर्स में, थ्योरी क्लास में। ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नहीं है, याद रखिएगा। राज्य वित्तीय निगम भी हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। चलिए ऑप्शन 7 नंबर प्रश्न। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था। मैंने आपको पंचवर्षीय योजना यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया है, थ्योरी क्लास, उसमें बताया था कीमत स्तर कब बढ़ा था घटा था बाबू। तो चौथी योजना में। याद रखिएगा। चलिए, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। बताइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, ऑप्शन बी न्यूनतम कोष प्रणाली पर। चलिए नेक्स्ट है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। ऑप्शन सी गन्ना। याद रखिएगा, नकद फसल बोल रहा है भाई, तो नकद फसल तो यही होगा ना। चलिए नेक्स्ट, वो खरीफ फसल है जो आप सोच रहे हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, रबी फसल, खरीफ फसल, नगद फसल, यह सब मैं आपको बता दिया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है जी। चलिए इसको तो मैंने आपको यूट्यूब पे भी बताया है, क्लास करवाया था। तो ये क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसका रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। मौलिक अधिकार हम लोगों को अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। याद रखने वाली बात। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। बताइए क्या नया अध्याय जोड़ा गया था बाबू, मौलिक कर्तव्य। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? मतलब भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि नोटबंदी जो हुआ था, नोटबंदी पर अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है सेंट्रल सरकार और एक तरफ है पी चिदम्बरम, है ना, और एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी केंद्र सरकार की देखरेख कर रही है, जो कानूनी सलाह देती है, वो अटॉर्नी जनरल दे रहे हैं। आप लोग देखते होंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को लेकर कड़ी कार्यवाही चल रही है, क्योंकि कानून 26(2) कहता है कि आप नोट को, जो खराब नोट है उसको बंद कर सकते हैं, है ना। और मोदी सरकार ने कानून के साथ उल्लंघन किया है। 26(2) में कहा गया था कि जैसे होता क्या है कि 1 लाख से लेकर 2 लाख तक के नोट को बंद कर दो, जो खराब नोट हो गया है या किसी प्रकार से खराब नोट है, उसका चलन नहीं करना है, तो उस नोट को बंद करने का अधिकार था। तो सुप्रीम कोर्ट बोली है, थोड़ा सा समझिएगा, आरबीआई जो होती है बाबू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही आपका पूरा कंट्रोल करता है पैसे को। तो आरबीआई ना सरकार को बताएगा जी। तो यहाँ पर तो उल्टा लग रहा है कि सरकार ने ही नोटिस भेजा आरबीआई को, मिली भगत लग रही है। तो इससे बहुत फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो ये जो अटॉर्नी जनरल है, यही कानूनी देखरेख करते हैं, कानूनी सलाह देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, भारत सरकार को। चलिए, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है, एक नया जजमेंट बनेगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट से। फिर भविष्य में ऐसा कुछ पैसा बंद जैसा नहीं होगा, क्योंकि जो मोदी जी है वो कानून के साथ छेड़छाड़ किए, और जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई है। 26(2) में कहा गया कि आप पैसे को बंद करिएगा, जो खराब पैसा है, जो चलन में नहीं है, 1 लाख से 2 लाख तक के नोट को बंद किया जा रहा है। आरबीआई के पास ये अधिकार है, और इसने तो पूरा नोट ही बंद कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अब बताइए कि आप लोगों के बात कब से, बहुत लंबी कहानी है ये, वो सब नहीं समझिएगा आप, ठीक है, तो बस इतना समझिए। चलिए, 13 नंबर प्रश्न है बाबू, इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, इसके सामने अच्छे अच्छों की पैंट गिली हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट को जवाब दो, क्यों तुमने बंद कर दिया, कानून के साथ उल्लंघन क्यों किया, संविधान के साथ तुमने उल्लंघन किया है। अब डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं आरबीआई से कि तुम डॉक्यूमेंट पेश करो पहले, कि तुम लोगों की 8 महीने से चर्चा हो रही थी, तो बताओ। चलिए, बाकी आगे बढ़ते हैं बाबू, चर्चा इस पे नहीं करते हैं, हम लोगों का मुख्य फोकस अपने भूचाल सीरीज पे रहेगा। चलिए, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। तो इसका राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं बाबू, वही संघीय लोक सेवा यूपीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग हाई कोर्ट भी बोलते हैं। हमारा हाई कोर्ट कहाँ पे है बाबू? पटना में, है ना, बिहार का पटना में है। तो बस वही प्रश्न पूछ रहा है, हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो सुनवाई करते हैं ना, बोलते हैं ना कि इस लड़के को 2 साल की सजा दो, 4 साल की सजा दो, फांसी दो, इसने क्या किया है। तो जो न्यायाधीश होते हैं जो सुनवाई करते हैं, तो उन न्यायाधीशों की संख्या अगर वृद्धि करना होगा, मतलब बढ़ाना होगा, उनकी शक्ति, ये शक्ति किसके पास है, किसके पास ये पावर दी गई है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देंगे, बढ़ा सकते हैं? तो संसद के पास, याद रखिएगा, संसद के पास ये पावर है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में, और एक चीज और जानिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि जो आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी उम्र 62 वर्ष, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट का होता है उसका 65 वर्ष आयु होता है, याद रखिएगा, कार्यकाल का, ठीक है। उसके बाद ये अपना कार्यकाल को समाप्त कर देते हैं। चलिए, 15 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में इनमें कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए। मैंने आज ही पेड कोर्स में पढ़ाया है, पेड कोर्स में मैंने आज पूरा 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर लिया था, 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर लिया पंचायती राज। बताइए, पेड कोर्स वाले स्टूडेंट जो भी होंगे बता देंगे, बिल्कुल करेक्ट, न्याय पुनरीक्षण, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये अंतर्गत नहीं आता, शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, आप लोगों को आज बताए होंगे, 5 समितियां थी, सबकी चर्चा की थी मैंने। चलिए, 16 नंबर प्रश्न है मेरा, पेड कोर्स में जो भी स्टूडेंट ज्वाइन लेना चाहते हैं 18 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है।
भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करती है, बताइए। पंचायती राज प्रतिनिधित्व करती है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा, परीक्षा में पूछता है कि पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई, तो राजस्थान से हुई। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुई, तो नगौड़ा से हुई। उसके बाद कहां से हुई, तो नगौड़ा के राजस्थान के बाद सेकंड स्टेट आपका रहेगा ये आंध्र प्रदेश से हुई। अभी कौन से स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे अभी भी पंचायती राज लागू नहीं है। और पंचायती राज लागू कब हुआ था बाबू, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सबसे पहले राजस्थान के नगौड़ा डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गया था। इसका मकसद क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, डेवलप करना। बाकी क्लास आप पढ़े ही होंगे। चलिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करती है, तो ये सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामुदायिक विकास भी करती है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करती है, लोगों की हिस्सेदारी बांटती है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, समझिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, भारत की इकोनॉमी क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र है? आपको पता होगा भारतीय इकोनॉमिक्स के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया है, इसको बिल्कुल फ्री पढ़ाया है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि देश विकास कब करती है, बताइए। देश विकास तभी करेगा ना भाई जब हमारा तृतीय क्षेत्र बढ़ेगा। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। परीक्षा में अक्सर आता है, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जो आपको सेवा देता है। सेवा देने का मतलब डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, जो भी आपको सेवा देती है, बस हो गया, ट्रेन हो गया, वो सेवा क्षेत्र में आती है। तो जब हमारा सेवा क्षेत्र बढ़ेगा तो हमारा देश डेवलप करेगा। सकल राष्ट्रीय उत्पादन मतलब जीडीपी जिसको बोलते हैं, जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किसने दिया है? तृतीय क्षेत्र ने। सकल घरेलू उत्पाद, आप हिंदी हो गया, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल माने जो भी घर के अंदर में पैदा होता है उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। इसका भी जीडीपी क्या होता है, इसका भी मैंने आपको थ्योरी क्लास यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, जाके जीके के प्लेलिस्ट में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? बताइए। सही जवाब हो जाएगा चावल, याद रखिएगा, चावल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर हमारा, क्या है? कौन सा ऐसा कर है यानी टैक्स है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय का केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित कर दिया जाता है? समझिएगा प्रश्न। 20 नंबर, जैसे कोई टैक्स लगाया गया, टैक्स लगता ही है, तो कोई कर टैक्स लगा, उसमें राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों बांट लेती है, मतलब दोनों का आधा आधा विभाजन हो जाता है। कौन सा ऐसा टैक्स है, बताइए। कौन सा ऐसा टैक्स है जिसमें दोनों को आधा आधा दे दिया जाता है? तो ये है केंद्रीय उत्पादन शुल्क। चलिए नेक्स्ट है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, पूरे यूट्यूब पर खोज लोगे फिर भी नहीं मिलेगा। तुम पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन सिलेक्शन होगा यहीं से, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको 100% क्वालिटी। चलिए बाबू बताइए, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है? तो ये कही जाती है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने वाली बात। चलिए, भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, वर्ष बताइए। आप लोग न्यूज वगैरह सुनते होंगे तो आप लोगों को काफी सूचना मिलती है कि पोखरण में ये सफल परीक्षण हुआ। तो पोखरण में अपना पहला परमाणु का परीक्षण किया था, पोखरण में भारत ने। तो सबसे पहले भारत ने कब किया था बाबू? तो 1974 ईस्वी में, याद रखने वाली बात है, 1974 ईस्वी में। चलिए ठीक है, भूख लग गया सर, अच्छा सीटी की आवाज सुन के भूख लग गई। चलिए, भारत में संघीय दाल बन रही है, दाल। चलिए ठीक है, आप लोग खाइएगा तो बोलिएगा, पहुंचा देंगे सबके घर पे। भारत में संघीय वित्त फेडरल फाइनेंशियल संबंध रखता है? 23 का बी हो जाएगा, राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? आप लोगों को इतने बताए, भूमि वाला राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, है ना, राज्य सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है? बताइए।
क्या कारण है बिहार राज्य जो हमारा है गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का क्या कारण है, जिसके लिए इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने एक मापदंड भी है बताए थे, आपको पढ़ाए थे। तो मापदंड क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है बाबू, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी जो रहेगा उस परिवार को, बीपीएल परिवार में कम रहेगा तो इससे 2400 कैलोरी से, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से। ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से मापदंड बनाई गई है। तो वही प्रश्न है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, है ना। यहाँ पर कोई भी चीज अच्छे से नहीं होता है ना। कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी तूफान बाढ़ आ जाती है। हम लोग सिर्फ डिपेंड, बिहार के लोग डिपेंड सिर्फ कृषि पर है, और कृषि भी बढ़िया से नहीं होती है तो क्या होगा, बर्बाद होंगे। और बाकी हमारी बेवफाई करके जो चला गया है ना, बेवफा हो गए हम लोग, हमें छोड़ दिया है ना। किसने छोड़ा हम लोगों को, तो पता है ना, हमें छोड़ के चल गया झारखंड वालों ने, है ना। गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने हमें तो छोड़ दिया, उन हुस्न वालों ने। चलिए 26 वालों ने। बताइए 26 है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, तो सही हो जाएगा IMF, याद रखिएगा IMF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का नियंत्रित आधारित है। तो ये है नरसिम्हा कमेटी, पढ़ाए भी है आपको नरसिम्हा कमेटी। चलिए सामान्य रूप से मुद्रा नीति मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य है। बताइए इसका प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, है ना। मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। जैसे आपको पता है ये मॉनेटरी पॉलिसी होता है। समझो कि अगर आपको अभी 20,000 रुपया एकदम कैश मिल जाए तो पैसे की गर्मी हो जाएगी, और जब गर्मी हो जाएगी तो तुम बाजार में जाओगे तो जितना महंगा सामान रहेगा वो खरीद ही लोगे। इसलिए कहते हैं कि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहने दो। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो अगर देखो सबके पास अगर पैसा हो जाएगा तो सब सामान ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा, है कि नहीं। महंगाई होने का कारण है सबके पास पैसा ज्यादा होगा। तो बाकी मैं एक क्लास इस पर पढ़ाया हूँ कंपटीशन बैच में। आप लोग सोचते हैं ना कि सर काहे नहीं सरकार सबको 2-2 लाख रुपया दे देता है, 5-5 लाख रुपया दे देता है। इसका टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ, समझ गए ना। जितना पैसा देखो सरकार चाहती है कि आपके पास पैसा हो ही ना, पैसा रहेगा तो गर्मी चढ़ेगा, है ना। कहते हैं ना पैसे की गर्मी चढ़ती है। गांधी जी के नोट अगर आ गया पॉकेट में तो गर्मी अपने आप चढ़ जाता है। 100 वाला चीज अगर 200 में दे रहा है तब बोलोगे लाओ भाई लाओ, मारिए लेते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। गोपाल कृष्ण गोखले को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सेन वंश का संस्थापक था। सेन वंश का संस्थापक कौन है बताइए। तो सेन वंश के संस्थापक थे विजय सेन, याद रखिएगा विजय सेन। और पारा मेडिकल का नया बैच के लिए जो भी इंतजार है 18 दिसंबर, याद रहे तारीख, याद रहे 18 दिसंबर को नया बैच लॉन्च हो रहा है। बैच लॉन्च होते ही फुल हो जाएगी, याद रखिएगा। इतना ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट है। बिहार का नंबर 1 ऑनलाइन संस्थान जहां से मिलते हैं 100% सिलेक्शन की गारंटी। नंबर 1 है यहाँ पे। बहुत जल्द कोर्स लॉन्च होते के साथ ही फुल हो जाएगा, और फिर धमाकेदार ऑफर के साथ 18 तारीख को धमाका होने वाला है। तो 18 दिसंबर को बैच लॉन्च होगा। इसमें आप लोग एडमिशन 1 जनवरी तक ले सकते हैं। क्लास आपका 2 जनवरी से शुरू होगा। 2 जनवरी से आप लोगों का क्लास शुरू कर दिया जाएगा, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। जिनको भी एडमिशन लेना है अपने पैसे की व्यवस्था कर लीजिए। बहुत कम फी रखा जाएगा, 500-600 रुपये में हो जाएगा आपका। तो चलिए मिलेंगे हम लोग कल नहीं सॉरी शाम को ही मिलते हैं। शाम को आप लोगों का क्लास केमिस्ट्री या बायोलॉजी का होने वाला है, लाइव क्लास होगा। ये तो आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिला है बट उस वक्त लाइव क्लासेस होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।